ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, जिन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के चलते ये इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको क्या करते थे, एक्वायर करते थे। क्या करते थे, प्रिंसली स्टेट्स को एक्वायर करते थे। ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज थी जिनके चलते ये प्रिंसली स्टेट्स को एक्वायर करते थे? हाँ, एक तो थी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। कौन सी पॉलिसी ऑफ? दूसरी सब्सिडरी अलायंस। तीसरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये तीन ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी जिनके चलते ब्रिटिशर्स इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स को अपने कंट्रोल में किया करते थे। ठीक है, इसमें से सब्सिडरी अलायंस तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, है ना। ये पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कौन लाया था इंडिया में? कौन कौन ब्रिटिश, कौन ब्रिटिशर लाया था पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस? वॉरेन हास्टिंग्स। कौन लाया था? किसी को पता है इस पॉलिसी में क्या था? पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस में क्या था? अच्छा मेरे को बताओ, फेंस क्या होती है? बॉर्डर, है ना, दीवार जो आप बनाते हो अपनी बाउंड्री को, जहां पे आपकी बाउंड्री खत्म होती है वहां पे आप फेंसिंग करते हो, है ना। रिंग क्या होता है? सर्कल, है ना। तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का क्या मतलब होगा कि ब्रिटिशर्स, जहां तक ब्रिटिशर्स की बाउंड्री है वहां पे वो कुछ ऐसा करते होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनाते होंगे, है ना। यही समझ आता है इस नाम से। तो बेसिकली ये करते क्या थे ब्रिटिशर्स, जहां तक ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल है वहां तक तो वो खुद देखते थे सारी चीजें, पर जहां पे इनका डायरेक्ट कंट्रोल खत्म हो जाता था उसके बिल्कुल जो एडजेसेंट स्टेट होती थी उसके साथ ये पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस साइन करते थे। ठीक है, और इसका मकसद क्या होता था कि हम देखो, किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को खतरा किससे होता है? अपनी नेबरिंग स्टेट से, है ना। अगर आपका नेबरहुड सुरक्षित है तो फिर आपको खतरा नहीं है। जैसे इंडिया है, जैसे ये इंडिया है ना, इंडिया के यहां पे कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान। यहां पे कौन सी कंट्री है? चाइना। यहां पे बांग्लादेश। ठीक है, अब देखो, बांग्लादेश के साथ तो हमारे टर्म्स अच्छी हैं, है ना। यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ भी हमारी टर्म्स अच्छी हैं। यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार के साथ भी हमारी टर्म्स अच्छी हैं। यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है। ठीक है, इनके साथ भी हमारी टर्म्स अच्छी हैं। इंडिया की टर्म्स अच्छी किस किस के साथ नहीं है? एक तो पाकिस्तान के साथ, एक तो चाइना के साथ, है ना। इंडिया को इन दोनों से सबसे ज्यादा खतरा है। पर जितना हम यहाँ पे पाकिस्तान के साथ चीजें फेस करते हैं उतनी चाइना के साथ नहीं करते। नहीं करते ना, चाइना के साथ आप कभी कभी देखते होगे डोकलाम में कुछ थोड़ा सा हो गया, गालवान में कहीं हो गया। जितना पाकिस्तान के साथ पंगा रहता है यहाँ पे बॉर्डर पे, उतना चाइना के साथ नहीं रहता। क्यों? उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि ये वाला सारा जो एरिया है ये क्या है, यहाँ पे ग्रेटर हिमालय है ना। तो यहाँ पे एक नेचुरल बैरियर है इंडिया और चाइना के बीच में। दूसरा, यहाँ पे एक बीच में कंट्री पड़ती है नेपाल। ठीक है, तो अगर चाइना को यहां से अटैक करना है या कुछ करना है तो नेपाल की टेरिटरी से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब नेपाल एक ऐसी कंट्री जिसकी चाइना के साथ भी अच्छी टर्म्स है और इंडिया के साथ भी अच्छी टर्म्स है। ठीक है, सेम केस यहाँ पे भूटान के साथ भी है, उधर से म्यांमार है। तो ये बीच में ये जो स्टेट्स हैं ये क्या करती है, बफर स्टेट का काम करती हैं। बफर स्टेट समझते हो? बफर स्टेट मतलब कि जो स्टेट होस्टाइल है, मतलब जिस स्टेट के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, उसके और आपके बीच में कोई बीच में
जगह खाली है या कोई और कंट्री है बीच में, तो आपका डायरेक्ट आमना सामना नहीं होता। ठीक है, जैसे आपके मान लो आपके ये आपका घर है और आपके पड़ोसी का घर है, और आपके पड़ोसी के साथ लड़ाई छिड़ जाए और बिल्कुल दीवारें आपकी मिलती हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। पर अगर बीच में कोई और घर हो और आपके तीसरे पड़ोसी के साथ लड़ाई, तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है यार ये मेरे को दिखेगा भी नहीं, कभी कभी दिखेगा। ठीक है, ये सेम केस यहाँ पे। तो बीच में कोई ऐसी स्टेट का होना जरूरी है जो उसकी भी फ्रेंड है और आपकी भी फ्रेंड है। तो वो स्टेट किसका काम करती है फिर? बफर स्टेट का। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स यहां पे यही चीज करते थे। जैसे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल मान लो ऐसे फॉर एग्जांपल यहां तक है। ठीक है, मान लो इस एरिया में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है। अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ये ब्रिटिशर्स की बाउंड्री हो गई सारी, तो इस बाउंड्री में जो स्टेट्स होंगी ना, इन स्टेट्स के साथ ये क्या करेंगे, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस साइन करेंगे। और उसमें कुछ कंडीशंस होती थी पॉलिसी में कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको कोई बाहर से अटैक करेगा तो आपको हमारे हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेंगी, आप किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोई डील नहीं करोगे, ये सब कुछ कंडीशंस होती थी। और ये क्यों कर रहे हैं ब्रिटिशर्स? ताकि बाहर से कोई अटैक करेगा अगर, तो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक ना हो, पहले ये जो बाहर वाली स्टेट है इसके ऊपर अटैक हो। ठीक है, इस पॉलिसी को क्या बोलते थे? पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस बोलते थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी साइन की थी बड़ी सारी स्टेट्स के साथ। और ये क्यों की है? अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो बफर स्टेट है उसको ये मिलिट्री सपोर्ट देते थे कि हम आपको मिलिट्री सपोर्ट देंगे लेकिन आपके एक्सपेंस पे। जैसे सब्सिडरी अलायंस में मिलिट्री सपोर्ट तो देंगे बट मिलिट्री को मेंटेन उनके एक्सपेंस पे किया जाता है, वैसे ही रिंग फेंस में भी पैसा सारा कौन खर्चेगा? जो बीच में स्टेट है रिंग फेंस वाली, वही खर्चेगी सब कुछ। बट ब्रिटिशर्स को क्या फायदा है कि बाहर से जब अटैक होगा तो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स को नहीं उसका वो झेलना पड़ेगा, वो वाली स्टेट झेलेगी, और ब्रिटिशर्स तब तक अपने आप को मजबूत कर लेंगे। समझ रहे हो? ये पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, कि अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने की पॉलिसी। ठीक है, इसी का एक्सटेंशन थी पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी। ठीक है, रिंग फेंस सिर्फ बॉर्डर स्टेट्स के साथ साइन करते थे, सब्सिडरी अलायंस सब स्टेट्स के जो इंटीरियर में भी स्टेट्स हैं उनके साथ भी साइन करते थे। और सब्सिडरी अलायंस इसका एक नेक्स्ट स्टेप है। अब इसमें और ज्यादा कंट्रोल, रिंग फेंस में जो बॉर्डर वाली स्टेट है उसके ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं करते थे, कुछ कुछ शर्तें उनको, यही आर्मी मेंटेन करके रखनी है, कोई अटैक करेगा हम आपकी हेल्प करेंगे, बस ये। सब्सिडरी अलायंस में परमानेंट आर्मी की स्टेशनिंग रहेगी उस स्टेट के साथ जो भी सब्सिडरी अलायंस साइन करेगी। एक ब्रिटिश रेजिडेंट हमेशा उसके कोर्ट में रहेगा। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस काफी होती थी कि आप किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं बना सकते हमसे बिना पूछे। ठीक है, हम आपके साथ इंटरनल कोई चीजों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आप अपना रूल अपने हिसाब से देखो। पर आपकी जो ये हमारी आर्मी जो स्टेशन होगी आपके वहां पे, उसका सारा खर्चा आप उठाओगे। ठीक है, तो ऐसे ब्रिटिशर्स की आर्मी का खर्चा भी निकल जाता था। ठीक है, और एक स्टेट भी उनके कंट्रोल में आ जाती थी। ठीक है, ये क्या थी? पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। और तीसरी पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पता है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसी को? क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? हाँ, हाँ, कि अगर आपका कोई लीगल हायर नहीं है, मतलब कोई बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, जैसे किंग मरेगा तो उसके बाद उसका बेटा अगला किंग बनेगा। ठीक है, अब मान लो कोई किंग है जिसका अपना बेटा ही नहीं है, कोई सिर्फ लड़कियां हैं या हैं ही नहीं बच्चे, तो फिर उस केस में वो किसी बच्चे को गोद लेके अगला किंग नहीं बना सकता। वो उस केस में वो स्टेट किसके कंट्रोल में चली जाएगी? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चली जाएगी। इसको क्या बोलते थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी। और सब्सिडरी लाइंस कौन लाया था? लॉर्ड वेल्सले। ठीक है, समझ में आ गई तीनों पॉलिसीज? ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, हेडिंग दो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, उसमें लिख लो थोड़ा सा। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस बाय वॉरेन हास्टिंग्स। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस बाय वॉरेन हास्टिंग्स। इसमें सबसे पहले बफर स्टेट की डेफिनेशन लिखना। बफर स्टेट क्या होती है? बफर स्टेट लिखो, इट इज अ रीजन और कंट्री, इट इज अ रीजन और कंट्री बिटवीन टू राइवल, बिटवीन टू राइवल और पोटेंशियली होस्टाइल
और potentially hostile, HOSTILE, potentially hostile greater powers, greater powers, full stop. It prevents the it prevents the direct conflict between the two. Direct conflict between the two. समझ में आया बफर स्टेट क्या होती है? दो पोटेंशियली होस्टाइल स्टेट्स, पोटेंशियली होस्टाइल मतलब जो एक दूसरे के साथ लड़ती रहती हैं, एक दूसरे का दुश्मनी है जिनकी, उनके बीच का ऐसा रीजन, ठीक है, जो उनकी लड़ाई को रोके, उसको हम क्या बोलते हैं? बफर स्टेट बोलते हैं उसको। ठीक है, अब लिखो रिंग फेंस में लिखो, इट एम्ड it aimed at preventing the company's frontiers, it aimed at preventing the company's frontiers, the company's frontiers by creating buffer zones, by creating company's frontiers, frontiers मतलब borders, by creating buffer zones। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, स्टेट्स ब्रॉट अंडर रिंग फेंस, स्टेट्स ब्रॉट अंडर रिंग फेंस, अंडर रिंग फेंस were assured military assistance, military assistance against any external aggression, external aggression। ठीक है, aggression। ठीक है, उसके बाद लिखो, अग्रेशन तक लिखा ना, उसके इस ब्रैकेट में लिख लेना, बट एट देयर ओन एक्सपेंस, खर्चा कौन करेगा? वो स्टेट खुद करेगी, बट एट देयर ओन एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद सब्सिडी अलायंस लिखो, सब्सिडरी अलायंस बाय लॉर्ड वेल्सले, बाय लॉर्ड वेल्सले। इसकी स्पेलिंग ठीक लिख, वेल्सले। इसमें लिखो, इट वॉज द एक्सटेंशन ऑफ, it was the extension of ring fence, it was the extension of ring fence। इसमें पॉइंट्स लिखो क्या क्या होता था। फर्स्ट पॉइंट लिखो, परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्स, परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्स, स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्स, परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्स विद इन द टेरिटरी,
within the territory and to pay a subsidy for its maintenance, and to pay a subsidy for its maintenance, for its maintenance. सेकेंड पॉइंट लिखो, ब्रिटिश रेजिडेंट, a British resident, a British resident in the court, a British resident in the court. ठीक है. थर्ड लिखो, the state cannot employ an European, the state cannot employ the state cannot employ any European in its service, in its service without the permission of Britishers, without the permission of Britishers. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द स्टेट कैन नॉट नेगोशिएट, द स्टेट कैन नॉट नेगोशिएट with any other Indian ruler, the state cannot negotiate with any other Indian ruler any other Indian ruler without the permission of governor, without the permission of governor. ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखना, ना ही किसी यूरोपियन के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है, ना ही किसी इंडियन रूलर के साथ भी नेगोशिएट नहीं कर सकते दूसरे के साथ बिना गवर्नर की इजाजत के. ठीक है. लास्ट पॉइंट लिखो, ब्रिटिश वुड डिफेंड द स्टेट, ब्रिटिश वुड डिफेंड द स्टेट, ब्रिटिश वुड डिफेंड द स्टेट and adopt a policy of, and adopt a policy of non-interference in the internal matters, non-interference in the internal matters. ठीक है, इंटरनल मैटर्स. वेल्सले ने टोटल 7 साल यहां पे ये गवर्नर रहा था, और 7 सालों में कितनी स्टेट्स ने सब्सिडी लाइन साइन किया था? 100 स्टेट्स ने. कितनी? 100 स्टेट्स ने. ठीक है. सबसे पहले किसने साइन किया था? हैदराबाद ने. ठीक है, 1798 में. उसके बाद मैसूर ने 1799 में. उसके बाद अवध ने 1801 में. ठीक है, तो लिख लेना, फर्स्ट स्टेट टू साइन सब्सिडरी अलायंस वाज हैदराबाद 1798. उसके बाद मैसूर 1799. ठीक है, 1798. फिर मैसूर 1799. हाँ हाँ, उसके बाद अवध 1801. बस ये 3 याद रखो आप. हाँ, अवध 1801. ठीक है, उसके बाद लिखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी. बाय लॉर्ड डलहौजी. इसमें लिखो, adopted son, adopted son, adopted son cannot be the, adopted son cannot be the
हायर ऑफ द स्टेट, HEIR, हायर ऑफ द स्टेट। ठीक है। अच्छा, ये जो अडॉप्टेड सन है ये स्टेट का हायर नहीं बन सकता, बट अगर किसी ने अडॉप्ट किया है और उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो वो दे सकते थे, उसमें कोई रोक टोक नहीं थी। बस अगला किंग नहीं बन सकता वो। ठीक है। इसमें लिखो 7 स्टेट्स वर अनेक्स्ड अंडर दिस। कितनी स्टेट्स को अनेक्स किया था इसमें? 7। 7 स्टेट्स वर अनेक्स्ड अंडर दिस। कुछ स्टेट्स के नाम लिख लो। सतारा, SATARA, सतारा। सतारा 1848। सितारा नहीं, सतारा, SATARA। 1848 सतारा। उसके बाद झांसी, झांसी एंड नागपुर 1854। एंड नागपुर 54। ठीक है, बस इतनी काफी है एग्जाम्पल। उसके बाद एक नोट लिखो, एक नोट लिखो। लॉर्ड डलहौजी annexed अवध, लॉर्ड डलहौजी annexed अवध in 1856, in 1856 after deposing, after deposing, DEPOSING, after deposing नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद, WAJID, वाजिद अली शाह on the grounds of misgovernance, on the grounds of misgovernance। ठीक है, ये याद रखना कि अवध को इन्होंने इसके नवाब को यहाँ से हटा दिया था और डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस, की यहाँ पे ये गवर्नेंस सही से नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ये सब ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी जिनके अंडर ये इंडियन स्टेट्स को अनेक्स करते थे। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिवोल्ट ऑफ 1857। अच्छा, रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले बड़े सारे रिवोल्ट जो हैं वो 1857 से पहले भी हुए हैं। जैसे कुछ पीजेंट रिवोल्ट्स हुए हैं, ठीक है, कुछ सिविल रिवोल्ट्स हुए हैं, वो बहुत सारे हैं। तो वो अब मुझे लगता है कि आपको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। पढ़ने को मैं पढ़ा सकता हूँ बट वो काफ़ी हो जाएगा फिर। वो कोई 25-30 रिवोल्ट होंगे और उसमें सब रिवोल्ट्स के आपको लीडर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। अलग अलग जगह पे छोटे मोटे रिवोल्ट हुए हैं। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतना इंपॉर्टेंट है अब। ठीक है, तो हम सीधा रिवोल्ट ऑफ 1857 ही करेंगे। रिवोल्ट में आपको क्या क्या करना है? एक तो क्यों ये रिवोल्ट हुआ, ठीक है, और रिवोल्ट के टाइम हुआ क्या, इसका फेलियर कैसे हुआ और उसके कॉजेज क्या हैं, एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए फिर। ये 4 चीजें आपको समझनी है रिवोल्ट में। ठीक है। अच्छा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 1857 की क्रांति, है ना, पढ़ते आ रहे हो ना 8th क्लास से, हाँ 9th से पढ़ते आ रहे हो। तो 1857 का रिवोल्ट जो है, ब्रिटिशर्स इस रिवोल्ट को क्या कहते थे? क्या बोलते थे ब्रिटिशर्स इसको?
सिपॉय म्यूटिनी बोलते थे। पहले तो मेरे को आप ये चीज बताओ कि ये म्यूटिनी वर्ड जो है इसका क्या मतलब होता है। मैं बता भी चुका हूँ शायद एक बार पहले क्लास में, आपकी क्लास में नहीं बताया शायद। म्यूटिनी क्या होता है? बगावत। हाँ, म्यूटिनी और रिवोल्ट में क्या डिफरेंस होता है? कुछ डिफरेंस है इन दोनों चीजों में? क्या डिफरेंस है? हाँ। फिर और रिवोल्ट? हाँ, सही बोल रहा है। म्यूटिनी वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? जब आर्मी जो है वो रिवोल्ट करती है उसको हम म्यूटिनी बोलते हैं। ठीक है। कहीं पे भी अगर आर्म्ड फोर्सेस में रिवोल्ट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए एक स्पेशल टर्म बनाई है, म्यूटिनी। रिवोल्ट आम लोगों का, आम लोग विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो सिविल हो, पीजेंट्स हो, कुछ भी हो, ट्राइबल लोग हो, वो रिवोल्ट करें उसको क्या बोलते हैं? हम रिवोल्ट ही बोलते हैं। यही रिवोल्ट जब आर्मी के लोग करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटिनी बोलते हैं। ठीक है। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या बोला? सिपॉय म्यूटिनी बोला। क्यों? क्योंकि इस रिवोल्ट में एक बड़ा हिस्सा जो था पार्टिसिपेंट्स का, वो कहां से आ रहे थे? ब्रिटिश इंडियन आर्मी से आ रहे थे। ठीक है। और उन्हीं की वजह से रिवोल्ट जो है वो ज्यादा वायलेंस उस रिवोल्ट में देखने को मिली थी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने बोला कि ये लोगों का रिवोल्ट नहीं है, ये क्या है? ये एक सिपॉय म्यूटिनी है। ठीक है। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 को इंडियन हिस्टोरियंस ने अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला है इसको किसी ने। किसने? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला इसको? वीर सावरकर ने। ठीक है। वीर सावरकर कौन है? हाँ। अच्छा, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर ने कब बोला है इसको, 1857 के रिवोल्ट को? हाँ, 1904 या 1905 में, आई गेस। तो वीर सावरकर कौन थे? हाँ, फ्रीडम स्ट्रगल के एक हीरो हैं हमारे, है ना, महाराष्ट्र से आते हैं, उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। इन्होंने इसको क्या बोला कि भाई ये सिपाही म्यूटनी नहीं है, ये देश की आज़ादी के लिए लड़ी हुई पहली जंग है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है। बड़े सारे ऑथर्स ने इसको बोला कि भाई ये ना ही पहली जंग है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ना ही ये कोई रिवोल्ट है। ठीक है। ये बस थोड़े से लोगों को में डिसकंटेंट जो था अपनी चीज़ों के लिए वो कर रहे थे। अलग अलग उन्होंने अलग अलग चीज़ें इसके लिए बोली हैं। ठीक है। आप मेरे को अब बताओ कि 1857 के रिवोल्ट के क्या क्या कारण हैं? हैं, बताते जाओ। टैक्सेस। हैं। चलो, वो आर्मी आर्मी वाली प्रॉब्लम। कौन सी पॉलिसी? चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। और रिलीजियस इंटरफेरेंस। क्या रिलीजियस इंटरफेरेंस करते थे? क्या क्या रिलीजियस इंटरफेरेंस किए इन्होंने? विडो रीमैरिज एक्ट लाए। सती प्रथा को क्या किया? बैन किया। और और कुछ किया? हाँ। और एज ऑफ कंसेंट। ठीक है, मतलब चाइल्ड मैरिज को बैन किया बेसिकली। और और कोई कारण?
डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल की कोई एग्जांपल बता। अभी कहाँ पाकिस्तान 1857 में। मैं अभी की पूछ रहा हूँ कि 1857 के रिवोल्ट का क्या कारण है। ठीक है, आपने बताई दिए सबब। आर्मी में डिसकंटेंट किन किन कारणों की वजह से था? क्या हुआ? आर्मी में, अच्छा बताओ, आर्मी में आर्मी वाले लोगों को क्या प्रॉब्लम थी भाई? हाँ, इनफील्ड राइफल आई थी जो। ठीक है, उसमें जो जो भी वो कार्ट्रिज बनी थी वो काऊ या पिग फैट से, ऐसा अफवाह थी ये। ठीक है, जो फैल गई बड़ी जल्दी। उसके बाद और भी कोई प्रॉब्लम थी आर्मी वालों को? ड्रेस कोड, हाँ। ठीक है, ड्रेस कोड को रिलीजियस इंटरफेरेंस समझते थे वो, और हाँ। वैसे प्रमोशन पहले तो करते थे, 1857 के रिवोल्ट के बाद प्रमोशन करना बंद कर दिया था बिल्कुल। ठीक है, पहले तो करते थे प्रमोशन। और हाँ हाँ, सूबेदार तक करते थे। उसके बाद और? अच्छा, इंडियंस में उस टाइम पे एक मिसकंसेप्शन ये होती थी, जो भी यहाँ पे इंडियन रिलीजन को फॉलो करते थे लोग, कि अगर हम समुद्र पार करेंगे, हिंदू लोग जो होते थे, तो उनको ऐसे बोला जाता था कि आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ऐसी मिथ थी। ठीक है, कि अगर आप समुद्र पार करोगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो अब इनको सर्विस करने जाना पड़ता था दूसरी कॉलोनीज में भी, जो ब्रिटिशर्स की। अफ्रीका में जाना पड़ता था, साउथ अमेरिका में जाना पड़ता था, ऑस्ट्रेलिया में जाना पड़ता था। तो उसकी वजह से इनको ऐसे लगता था कि हमारे धर्म के साथ जानबूझ के ये लोग हमें भेजते हैं वहां पे। ठीक है, दूसरा, इनको जब इनके होम जहाँ पे घर होता था उससे दूर भेजा जाता था जब, तो इनको वो दूर जाने का जो अलाउंस मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता था इंडियंस को। ठीक है, उसकी वजह से इनमें डिसकंटेंट था। ठीक है, तो ये सब डिसकंटेंट किसमें था? आर्मी में। इनफील्ड राइफल्स वाला किसकी वजह से था? कि भाई एक इनफील्ड राइफल आई और उसका जो कार्ट्रिज था, इन्होंने बोला कि इसमें जो इसका फैट जो इसमें यूज हुआ है वो पिग फैट या काऊ फैट से बना हुआ है, और उसको मुंह से छील के बंदूक में डालना पड़ता था। ठीक है, तो उसकी वजह से लोगों में ये अफवाह फैल गई कि ये हिंदू और मुस्लिम्स के साथ जानबूझ के उनका धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से ये डिसकंटेंट स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे आर्मी में रिवोल्ट होना स्टार्ट हुआ। अब आर्मी में तो इसकी वजह से रिवोल्ट था, बाकी सेक्शन जो सोसाइटीज थी उसमें क्यों रिवोल्ट था? क्योंकि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे करके जब यहाँ पे उन्होंने अनेक्स कर ली मैक्सिमम स्टेट्स, तो यहाँ की सोसाइटी को भी उन्होंने चेंज करने की कोशिश की। ठीक है, अभी तक तो हम सिर्फ पॉलिटिकल चीजें ही पढ़ रहे हैं ना, उन्होंने यहाँ पे सोसाइटी में भी चेंज लाने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की। ठीक है, 1835 में मैं कॉलेज जब आया तो उसने बोला कि हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसी क्लास ऑफ सिटीजन्स बनानी है जो देखने में सिर्फ इंडियंस हो, बाकी बोलचाल में, भाषा में, समझ में वो ब्रिटिशर्स की तरह हो, और जो अपने ही लोगों के साथ क्या करें, नफरत करें। ठीक है, ब्रिटिशर्स की एक थ्योरी थी, वाइट मैन बर्डन थ्योरी। वाइट मैन बर्डन थ्योरी ये बोलती थी, जिससे वो ये जो उनकी कॉलोनियल अप्रोच थी उसको जस्टिफाई करते थे बेसिकली, कि अब ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में कॉलोनीज बनाई, पूरी दुनिया में चीज अलग अलग कंट्रीज में जो है एरिया को अपने कंट्रोल में लिया, और इसको वो जस्टिफाई कैसे करते थे कि भाई हम गोरे हैं इसीलिए हम क्या हैं, सुपीरियर रेस हैं। ठीक है, और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम पूरी दुनिया को क्या करें, सिविलाइज करें। ठीक है, और यही कर रहे हैं हम तो लोगों की भलाई कर रहे हैं उनको सिविलाइज करके। इसलिए वाइट मैन बर्डन बोलते थे कि ये तो हमारे ऊपर एक बर्डन है कि हम आपको सिविलाइज कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना है आपसे। ठीक है, तो इसके चलते उन्होंने क्या किया इंडिया में, अब इंडिया में जब एक ऐसी क्लास बनी, जब जो लोगों ने यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन लेना स्टार्ट किया, ठीक है, बाहर वो उनको क्या हुआ, वेस्टर्न थॉट उनको दिया गया कि भाई ये वेस्टर्न आइडियाज हैं, ये होते हैं लिबरल चीजें होती हैं, फ्रीडम होती है। ठीक है, आप किन पुरानी सोच में फंसे हो, दारू पियो, ठीक है, और कुछ भी करो, क्या धर्म के चक्रों में पड़े हुए हो। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा ये चीजें बंगाल में स्टार्ट हुई। ठीक है, और बंगाल में लोगों ने वाइन पीना, ये सब जो ब्रिटिश कल्चर था, वेस्टर्न कल्चर था, उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, और अपने ही कल्चर को क्या किया उन्होंने, बोला कि ये क्या, ये तो बेकार कल्चर है।
ठीक है, अब जब ये सिटीजन धीरे धीरे ये बढ़ने लगे और कुछ इसमें ऐसे रिफॉर्मिस्ट भी आए जो सच में भी चाहते थे कि रिफॉर्म की जाए। कुछ चीजें तो खराब थी इंडियन सोसाइटी में, है ना, जैसे सती प्रथा, विडो री मैरिज, या फिर जो ये चाइल्ड मैरिज था, ये तो थोड़ी चीजें खराब थी, इनको ठीक करने की जरूरत थी। बट सोसाइटी में अगर आपको कोई भी चीज चेंज करनी है, वो आप कानून बना के नहीं कर सकते। कर सकते हो कानून बना के कोई सोसाइटी में चीज चेंज? सोसाइटी उसका विद्रोह करती है हमेशा। ठीक है, तो अगर सोसाइटी में कोई चेंज लाना हो तो फिर सोसाइटी में वो धीरे धीरे चीज नीचे से ही आनी चाहिए। मतलब जो ग्राउंड पे लोग हैं उनमें वो चेंज आना चाहिए, तब जाके सोसाइटी चेंज होती है। तो उनकी बेसिक जो एजुकेशन है उसमें चेंज आएगा तो सोसाइटी में चेंज होगा। अगर आप लॉ बना दोगे कल को, किसी भी एक सोसाइटी को एक मान्यता है, चाहे वो खराब है, उसके ऊपर आपने एकदम से कानून बना दिया, तो वो लोग, उनको ऐसे लगेगा कि नहीं, ये हमारे साथ रिलीजियस इंटरफेरेंस कर रहे हैं। होता है ना ऐसे। अब जैसे हमारे देश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, है ना, आर्टिकल 44। और आर्टिकल 44 अभी तक हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं आर्टिकल 44? करना तो चाहिए ऐसे, देखने में तो ठीक लगता है कि भाई सबके लिए सिविल लॉ एक जैसा होना चाहिए। बट कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं भाई, हमारा लॉ हम अलग से लॉ फॉलो करेंगे, हम अपने रिलीजन के हिसाब से लॉ फॉलो करेंगे। उनको ऐसे लगता है कि अगर ये लॉ यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दिया तो हमारे साथ रिलीजियस इंटरफेरेंस हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए यूसीसी नहीं इंप्लीमेंट हो पाता है। ठीक है, तो करने में तो कर सकते हैं, पर क्यों नहीं कर रहे? उनको पता है कि सोसाइटी में प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग जो है विद्रोह कर देंगे। इसलिए सोसाइटी में अगर आप चेंज लाना चाहते हो तो वो सोसाइटी खुद बोले तो ही वो चेंज आ सकता है। लॉ बना के चेंज आना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि भाई हम आपको सुधारेंगे अब। ठीक है, आपके ये चीजें, इंडिया में काफी रिफॉर्म मूवमेंट चली, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर, इन सब ने यहाँ पे क्या चलाई, रिफॉर्म मूवमेंट चलाई कि भाई सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है, विडो री मैरिज होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज पे बैन लगना चाहिए। और इन्होंने बोला कि अब लोग तो सुन नहीं रहे हैं, इन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला कि आप इसके लिए एक्ट बनाओ। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने एक्ट बनाना स्टार्ट कर दिए इसके अगेंस्ट। और लोग, जो आम जनता थी, उनको ऐसे लगने लगा कि ये हमारे साथ पर्सनल, हमारे रिलीजन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो लोगों में इसकी वजह से गुस्सा था। ठीक है, समझ में आया? तो ये था रिलीजियस इंटरफेरेंस। उसके बाद इकोनॉमी में क्या, ये टैक्सेस, मतलब ब्रिटिशर्स की कैसी इकोनॉमी थी। यहां पे हम पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में वन वे फ्री ट्रेड लेके आए। सुनते हो ना ये वर्ड आप? ये वन वे फ्री ट्रेड क्या था? हम्म, देखो, ब्रिटिशर्स इंडिया में जब ट्रेड करने आए तो यहां से क्या लेके जाते थे? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल लेके जाते थे ब्रिटेन, और वहां से क्या लाते थे? ठीक है, रॉ मटेरियल कहां से लेके गए? इंडिया से। और रॉ मटेरियल जो इंडिया से लेके गए वो कैसे लेके गए? सस्ते दामों पे। ठीक है, क्योंकि मार्केट्स पे कंट्रोल उनका था यहाँ पे सारा। ठीक है, तो जितना प्राइस वो दे रहे हैं बस उतना ही, आप कुछ कर थोड़ी सकते हो, मोनोपोली थी उनकी। तो यहां से रॉ मटेरियल तो ले गए बिल्कुल सस्ता। ठीक है, अब देखो, इंडिया में, इंडिया के लोग भी तो कुछ सामान बनाते होंगे, इंडियंस भी इंडिया में कुछ सामान बनाते होंगे। तो इंडिया में तो पहले, जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले, यहाँ का ही सामान लोग खरीदते थे, उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी अच्छी चल रही थी। ठीक है, अब इंडिया जब ऐसा बोला जाता है कि ब्रिटिशर जब इंडिया में आए तो वर्ल्ड की जीडीपी का इंडिया जो है 30 to 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया से छोड़ के गए इंडिया को, तो वो कितना, 30% से 2% पे आ गया। कितने परसेंट पे? 2% पे। तो कहाँ गया हमारा पैसा इतना? ठीक है, क्या हुआ, क्या यहाँ पे, इंडिया की जो प्रोडक्ट मार्केट थी उसको इन्होंने पूरा कोलैप्स, पूरा खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया? इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आया नहीं था, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। ठीक है, वहां पे स्टीम इंजन बन चुका था, वहां पे इंडस्ट्रीज लग चुकी थी, वहां पे लोग हाथों से नहीं, मशीन से चीजें बनाने लगे थे। पर इंडिया में अभी भी लोग सामान किससे बनाते थे? हाथ से बनाते थे। इंडिया में आर्टिजन इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, हाथ से सामान बनाया जाता था सारा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जो सामान ये अपनी फैक्ट्री से बना के इंडिया में ला रहे हैं उसके ऊपर इन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया, उसको यहाँ पे सस्ते दामों पे बेचा।
और जो इंडिया का सामान है यहाँ पे, जो इंडिया के आर्टिजन्स बना रहे हैं, उसके ऊपर लगाया टैक्स। ठीक है, वो सामान क्या हो गया, महंगा हो गया। अब मार्केट में जब कोई इंसान खरीदने जाएगा, वो थोड़ी देखेगा कि इंडियन ने बनाया है कि ब्रिटिशर्स ने बनाया है। उस टाइम लोगों में इतनी, ये तो अभी हम पोस्ट एनालिसिस कर रहे हैं ना, हमें समझ आ रहा है। ठीक है, जैसे अभी आपको बोला जाता है कि भाई चाइना का सामान मत लो, बट जब आप मार्केट में जाते हो और आपको सस्ती चीज दिखती है तो ले लेते हो ना। आप तो अपनी जेब के हिसाब से ही पैसा खर्च करोगे। अगर आपको इंडिया का सामान महंगा मिलेगा, आप क्यों लोगे इंडिया का, आप चाइना का ही लोगे। चाहे चाइना, इंडिया वाले जितना नेशनलिज्म नेशनलिज्म बोलते रहें, आप फिर भी चाइना का ही सामान लोगे। वही हिसाब यहाँ पे है कि इंडिया का सामान तो है मार्केट में, बट वो इतना महंगा हो गया कि लोग उसको खरीद ही नहीं रहे। ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन से सामान आ रहा है, वो सामान के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वो सामान कर दिया सस्ता। तो सारी इंडियन मार्केट उसी सामान से भरी हुई है और लोग वही सामान खरीद रहे हैं। तो इससे फायदा किसका हो रहा है, ब्रिटिशर्स का फायदा हो रहा है। देखो, रॉ मटेरियल तो वो सस्ता खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल में वैसे ही इंडियन को कुछ नहीं दे रहे वो। ठीक है, जितने में उनका रॉ मटेरियल लग रहा है उतने ही दामों पे, उससे भी कम दामों पे खरीद रहे हैं कभी कभी वो। उसमें तो कोई फायदा नहीं है। और जो ये अपना सामान बना रहे हैं वो बेच नहीं पा रहे लोग यहाँ के, और जो ब्रिटेन से सामान आ रहा है वो सस्ता है, वो लोग खरीद रहे हैं। तो इससे इंडिया की इकोनॉमी क्या होगी, धीरे धीरे कोलैप्स हो गई पूरी। ठीक है, और ब्रिटेन की इकोनॉमी, सारा पैसा कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वन वे फ्री ट्रेड। कि भाई एक ही बंदे का फायदा हो रहा है इसमें। ट्रेड में दो लोगों का फायदा होना चाहिए ना, है ना। यहाँ पे किसका फायदा हो रहा है, सिर्फ ब्रिटिशर्स का फायदा हो रहा है। ठीक है, अब इस चीज को, ये पहले तो लोगों को समझ नहीं आई ये चीज। इस चीज को सामने किसने रखा है, वन वे फ्री ट्रेड, लोगों को कैसे पता चला ये बाद में जब धीरे धीरे कांग्रेस बनी और भी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, उनमें कुछ लोग आए, इकोनॉमिस्ट आए, जिन्होंने इसके ऊपर किताबें लिखी फिर। ठीक है, जैसे दादा भाई नारोजी, आरसी दत्त, इन सब ने इनके ऊपर किताबें लिखी। बोला कि कैसे ब्रिटेन हमें इकोनॉमिकली लूट रहा है, हमें सोशली भी लूट रहे हैं हमें। ठीक है, हमारी जो सोसाइटी है उसको खत्म कर रहे हैं, रिलीजियस इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ठीक है, और इकोनॉमिकली भी हमें लूट रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे जो इनका ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं, इससे नाराज हैं प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मिस गवर्नेंस के नाम पे अवध को अनेक्स कर लिया, उससे नाराज हैं। ठीक है, दूसरा, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी इसमें करप्शन भी बहुत ज्यादा थी। ब्रिटिश, ये इंडिया में जो करप्शन वाला सिस्टम है ना, जो अभी आप देखते हो कि हर एक दफ्तर में जहां भी जाओ, सरकारी दफ्तर में आपको पैसा देना पड़ता है, ये आया कहां से है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम से आया है। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे ऐसा नहीं था कि यहाँ पे करप्शन नहीं करते थे, वो जिन लोगों के पास पैसा है उनके काम हो जाते थे, उस टाइम पे भी पैसे लेके उनके काम हो जाते थे। हैं, फॉरेन में कहाँ है इतनी करप्शन, नहीं है, बहुत कम करप्शन है फॉरेन में। यहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऐसा बनाया कि पैसे दोगे तो काम हो जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। वही ब्यूरोक्रेसी को हमने बाद में कंटिन्यू किया। अभी भी जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इंडिया का है, वो सारा कहाँ से लिया है हमने, ब्रिटिशर से लिया है। ठीक है, वही स्ट्रक्चर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, इसीलिए अभी भी लोगों की मेंटालिटी वैसी ही है। इंडिया का पुलिसिंग सिस्टम जो है अभी भी ब्रिटेन के जैसा ही है। यहाँ पे लोग पुलिस से कितना डरते हैं। ठीक है, कायदे से तो आपको नहीं डरना चाहिए पुलिस से, बट आप लोग डरते हो ना, सब डरते हैं पुलिस से। ठीक है, क्यों डरते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार ये मेरे ऊपर कोई झूठा केस डाल देगा। क्योंकि, हाँ, हाँ, क्योंकि क्योंकि वो सेक्शंस ऐसी डाली उन्होंने, क्योंकि जब ब्रिटेन की पुलिस यहाँ पे थी तो उनका तो काम ही यही था कि इंडियन लोगों को जैसे कैसे क्या करना है, सब्जुगेट करना है, उनको दबाना है। वही पुलिसिंग हमने आगे भी कंटिन्यू कर दी, उसमें कोई हमने ड्रास्टिक चेंज नहीं लाया। ठीक है, समझे। ये सब कारण है किसके, रिवोल्ट के। ठीक है, अब रिवोल्ट के टाइम क्या हुआ, अलग अलग जगह पे आपको याद क्या रखना है इसमें, एक तो ये कारण आपको याद रखने हैं। दूसरा, रिवोल्ट के टाइम अलग अलग जगह से कौन कौन लीडर्स थे, उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा, ये रिवोल्ट ऐसा नहीं था कि पूरे इंडिया में हो रहा था, ज्यादातर ये रिवोल्ट नॉर्दर्न इंडिया में ही था। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में ये रिवोल्ट नहीं था, साउथ इंडिया में भी ये रिवोल्ट नहीं था, नॉर्दर्न इंडिया के रीजन्स में ही ये रिवोल्ट फैला हुआ था। ठीक है, और वहां पे कौन कौन लीडर थे वो आपको याद रखना है। फिर ये रिवोल्ट ज्यादा चला नहीं, एक साल तक, स्टार्टिंग के 4-5 महीने, स्टार्टिंग में जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ उस टाइम पे ऐसे लगने लगा कि नहीं कुछ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन धीरे 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 ब्रिटिशर्स ने इसको क्रश किया, और धीरे धीरे रिवोल्ट क्या हो गया, फेल हो गया ये। ठीक है, 1858 आते आते रिवोल्ट क्रश कर दिया जा चुका था। ठीक है, उसके क्या कारण है, क्यों ये रिवोल्ट खत्म हो गया, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात देखो, कोई भी रिवोल्ट सक्सेसफुल तब हो सकता है
जब उसके लिए एक यूनिफाइड आइडियोलॉजी उसके पीछे काम कर रही हो, लोगों को पता हो कि हमें चाहिए क्या, किसके लिए हम लड़ रहे हैं। यहां पे जो लोग लड़ रहे हैं, अलग अलग सेक्शन के लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। आर्मी वाले क्यों लड़ रहे हैं भाई? उनका अपना मसला है, ठीक है। उनको अगर आर्मी में ये सब चीजें ठीक कर देंगे तो वो लड़ना बंद कर देंगे, ठीक है। पीजेंट्स क्यों लड़ रहे हैं? उनको हार्श टैक्सेशन सिस्टम वो देना पड़ रहा है, इसलिए वो लड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ प्रिंसली स्टेट्स लड़ रही हैं क्योंकि वो एनेक्सेशन की पॉलिसीज की वजह से लड़ रही हैं। मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स तो इसमें ब्रिटिशर्स के साइड थे, ठीक है। रिलीजियस इंटरफेरेंस के लिए कुछ कुछ ऐसा, यहाँ पे रिलीजियस इंटरफेरेंस के लिए सारे लोग नहीं लड़ रहे हैं, कुछ कुछ लोग लड़ रहे हैं कि भाई हमारे साथ रिलीजियस इंटरफेरेंस ये कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग इसलिए नहीं लड़ रहे कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा दो, ये नारा नहीं है यहाँ पे अभी, ठीक है। इंडिया एज ए नेशन कंसेप्ट लोगों के माइंड में नहीं है। लोग अपने अपने रीजनल आइडियाज के लिए, अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, धीरे धीरे लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल करना स्टार्ट कर दिए। उनको समझ आ गया कि इनको हम जिस जिसको जो जो चाहिए, अगर वो चीज दे दी हमने, तो फिर ये लड़ना बंद कर देंगे, ठीक है। तो आर्मी में बोला कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे आपके लिए, ठीक है। आर्मी में रिफॉर्म्स लाए। अच्छा, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, इनमें बोला गया कि हम अब कोई भी प्रिंसली स्टेट को अनेक्स नहीं करेंगे आज के बाद। तो प्रिंसली स्टेट शांत हो गई, ठीक है। और बोला कि रिलीजियस इंटरफेरेंस आज के बाद हमारी जीरो होगी, आपको जो करना है करो अपनी पर्सनल लेवल पे, हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें की, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस आया और उसमें बोला कि हम आज के बाद आपके ऊपर जैसा आप चाहोगे वैसा ही अच्छा रूल आपके ऊपर करेंगे। तो सब लोग शांत हो गए, बैठ गए, ठीक है। दूसरा, रिवोल्ट जब चल रहा है तो लड़ाइयाँ हो रही हैं इनकी आपस में। इनकी जो आर्मी है इंडियंस की, इनकी आर्मी उतनी स्ट्रांग है नहीं, कोई इनके पास ऐसा स्ट्रांग लीडर नहीं है, ठीक है, जो सारे प्रोटेस्ट कर, जैसे झांसी की रानी है, ठीक है, तांत्या टोपे, कुछ कुछ लोग हैं, पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबको कोई एक लीड कर रहा है। अच्छा, इस पूरे रिवोल्ट का हेड इन्होंने किसको बनाया था? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर बेचारा 80 साल का बूढ़ा एम्परर है, वो बोल रहा है मैं लड़ूंगा नहीं भाई, मेरे नाम पे लड़ लो तुम लोग, ठीक है। तो वो प्रोटेस्ट, जब तक लीडर नहीं होगा कोई स्ट्रांग, तो कैसे कोई प्रोटेस्ट चलेगा, कैसे रिवोल्ट चलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली रिवोल्ट जो है फेल हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेज में क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज में 1858 का एक्ट आता है, ठीक है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। और इसमें कंपनी के रूल को क्या कर दिया जाता है? एबॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, हाँ क्या? नहीं नहीं, क्राउन को कहाँ अबॉलिश किया, क्राउन रूल अब स्टार्ट हो गया इंडिया में, ठीक है। अब इंडिया में क्राउन रूल स्टार्ट हो गया, मतलब डायरेक्ट ब्रिटेन की जो सरकार है वो अब इंडिया में अपना शासन करेगी, ठीक है। गवर्नर जनरल का पद हटा के वाइस रॉय का पद कर दिया, ठीक है। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन बनाई, ठीक है। आर्मी में कुछ चेंजेस किए, ठीक है ना। बोला कि हम प्रिंसली स्टेट्स को एक्वायर नहीं करेंगे, रिलीजियस इंटरफेरेंस बिल्कुल जीरो करेंगे, ठीक है। समझे? ये सब चीजें इसमें हुई। चलो अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, लिख लें ये सब? हाँ, कल लिखेंगे? चलो कल लिखेंगे। समझ तो आ गई ना सारी कहानी?